नमस्कार, अर्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग अब 10+2 के जो पेपर्स हुए हैं उनको डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। लगातार शुरुआत से जो मार्च से एग्जाम हुए हैं उनके एक एक करके धीरे धीरे उनके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, मैथमेटिक्स का, बाकी अदर सब्जेक्ट का भी धीरे धीरे लाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो आगे की पेपर्स हैं, चाहे वो आईबी का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, आप अक्सर देख रहे होंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान से प्रैक्टिस में कर लीजिएगा। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है sin 30 माइनस साइन 30 cos 30 माइनस साइन 30 अपॉन साइन 60 प्लस cos 60। ठीक है, सिंपली देखें, sin 30 cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2, ठीक है, माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 आप पहले जानते हैं, अपॉन साइन 30 cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक, बड़ा सरल सरल सवाल आते हैं, बस यही होता है कि हमारी क्या स्पीड है, क्या आपने प्रैक्टिस कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस कर पाते हैं। आप देखेंगे ध्यान से तो 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, सिंपली कैंसिल आउट हो गया। आपके सामने बचा √3 - 1 अपॉन √3 + 1, लेकिन ये आपका ऑप्शन में कहीं अवेलेबल नहीं है। क्योंकि आपका ये ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो इसको हम रेशनलाइज करा लें। तो अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएं, √3 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लें तो आपके सामने सिंपली सिचुएशन जो आ जाएगी वो आपके सामने आ जाएगी √3 - 1 का स्क्वायर अपॉन a + b इंटू a - b, दैट इज 3 माइनस a + b a - b, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा -1। तो आपके सामने x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें तो 3 + 1 -2 √3 अपॉन 2। ध्यान दिया जाए तो आपके सामने आया 4 - 2 √3 अपॉन 2। अगर 2 कॉमन लेके एलिमिनेट करते हैं तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा और आपके सामने रिजल्ट आएगा 2 - √3। तो आपका आंसर होगा 2 - √3, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से सिंप्लीफाई सॉल्व हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक एक्सप्रेशन दिया है सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिंप्लीफिकेशन जैसा, और उसके बाद उसमें x एक वेरिएबल है और x एक वेरिएबल के साथ साथ आपको दे दिया कि आप x का मान ज्ञात करें कि x का मान क्या होगा। x पर एक लिमिट है कि x का मान 10 से कम है। इसका हम सॉल्व कराएं, सॉल्व कराने के बाद अगर हमको सिंपली x के मान पता चल जाते हैं तो उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि उसमें कौन सा मान हो सकता है और कौन सा मान नहीं हो सकता। ध्यान देने का प्रयास करिएगा, बात करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो हमारे सामने लिखा है 132 डिवाइड बाई 12। बॉडमास के नियम को ध्यान रखें। बॉडमास के नियम में आपको बताया गया था वी बॉडमास, विनकुलम ब्रैकेट को कहते हैं वी बॉडमास के नियम में आपको बताया गया था कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर आप ऑफ का नंबर आएगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सीक्वेंस सॉल्व करने का आपका यही होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। इनटू x - 3 × 3 अपॉन 5 स्क्वायर -6 × 4 प्लस x², ये आपके सामने है और इक्वल टू में दिया रखा 1। अगर इक्वल टू में 1 दे रखा है तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमने कहा 12 से, बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड हो जाएगा। 12 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आपके सामने आएगा 11, 12 कम 12 बचा 1, 12 कम 12, और ये मल्टीप्लाई तो इंटू x हो गया। ठीक, -9, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा। इसको अगर देखें तो ये आपका 25 है, ये आपका 24 और प्लस x²। यहां तक किसी को कोई समस्या होगी नहीं। अगर देखें तो ये 1 बचा, इसको उधर भेज दीजिए तो आपके सामने आएगा x² - 11x प्लस 10 दैट्स इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सरल भाषा में अगर आप एग्जाम में हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आपका मन ना हो तो आप x का मान ऑप्शन से रख सकते हैं, या फिर आप x का मान ऑप्शन से रखने की बजाय आप यहीं पर भी x का मान रख सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना हो तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। x² - 10x माइनस x प्लस 10 दैट्स इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। x अगर कॉमन ले लिया जाए तो x - 10, -1 कॉमन ले लिया तो x - 10। अगर आप देखें तो इक्वल टू 0। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं इसको तो आपके सामने सिंपली आएगा कि x - 10 कॉमन ले लिया हमने, आपके सामने आया x - 1 दैट्स इक्वल टू 0। तो सो हम सिंपली कह सकते हैं कि x - 10 बराबर 0, तो x इक्वल टू 10 एंड x - 1 बराबर 0, 10x इक्वल टू 1। ठीक है, तो x के 2 मान आए जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। अगर x के 2 मान आ गए, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा था, x का मान 10 से कम है।
अगर क्वेश्चन ये कह दिया है कि x की वैल्यू जो है वो 10 से लेस है, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान हम 10 तो नहीं ले सकते। अगर हम x की वैल्यू 10 नहीं ले सकते तो हम x का मान क्या लेंगे 1। तो फाइनली आपको मिला x का मान 1 होगा। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे एक त्रिभुज है किसकी दो भुजाओं की लंबाइयां 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दे रखी हैं। तीसरी भुजा x है। कर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। ध्यान दीजिएगा, आपको कंडीशन बताई गई थी कि एक ट्रायंगल ABC जिसकी अगर भुजाएं ABC दी रखी जाएं तो त्रिभुज तभी संभव होगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो, बड़ा हो। एंड तो A प्लस बी ग्रेटर देन C, B प्लस सी ग्रेटर देन A, C प्लस A ग्रेटर देन B, ये आपको बताया गया था। और एक बात और इसी के साथ साथ बताई गई थी, एंड दो भुजाओं का अंतर A डिफरेंस B इज लेस देन C, B डिफरेंस C इज लेस देन A एंड C डिफरेंस A लेस देन B। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा के छोटा होना चाहिए। ये आपको बताया गया था फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल त्रिभुज तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो, अदरवाइज ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सिंपली देखें तो यहां पर जो डिस्कशन में हम आगे बढ़े तो सो हम यहां सिंपली कह सकते हैं कि अगर आप देखें तो इस पूरी सिचुएशन के बाद हमको ये पता चलता है कि अगर आपका ये 3 है, ये आपका 8 है, ये आपका 3 है, ये आपका 8 है और तीसरी भुजा x है, तो जब दो भुजाओं का योग तो 3 प्लस 8 मस्ट बी ग्रेटर देन x एंड 3 डिफरेंस 8 मस्ट बी लेस देन x। तो ये आपका आया 5x और ये आपका आया 11 ग्रेटर देन x। तो x का मान अगर देखें तो 5 से बड़ा है और 11 से छोटा है। ये काम आप एक साथ भी कर सकते हैं कि अंतर से बड़ा और योग से छोटा, अंतर से बड़ा और योग से छोटा होना चाहिए x का मान। तो आंसर हुआ आपका A नंबर। क्लियर है? तो कुल मिला के आपको A आंसर मिला इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिसको आप सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं। एग्री है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन की आय दिलीप की आय से 20%। बड़ा सरल सवाल है। सचिन की आय जो है वो दिलीप की आय से 25 से अधिक है। मतलब अगर आप इसको 4 मान लें, 25% फ्रैक्शन 1/4 होती है, तो इससे 25 से अधिक है। मतलब आप सिंपली कहें तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपका 4 हो गया, 5 हो गया। दिलीप की आय सचिन की आय से कितना कम है। अब दिलीप की आय सचिन से कितना कम है, तो हमने कहा कम कितना है 1, किससे, सचिन से, तो 5 × 100। तो हमें पता चला कि दिलीप की आय सचिन से 20% कम है, 20% लेस है। तो आंसर आ जाएगा सी। बड़ी सिंपल सी बात है, दिलीप से ये 25% ज्यादा था तो हमने इसको 4 लेट किया, तो हमने इसको क्या लेट किया 4। अगर इसको 4 लेट करते हैं तो 25 से बढ़ गया तो ये आपका 5 हो गया। अगर ये 5 हो गया, उसने कहा ये किससे, जो आपका दिलीप है वो सचिन से कितना कम है, तो हमने देखा कितना कम है, तो एक कम था, किससे, सचिन से, अपॉन 5 × 100 दैट इज 20%। तो आपको पता चला कि आंसर होगा 20%। एग्री है? आगे बढ़ते हैं। एक डीआई का क्वेश्चन है। जो डीआई पूछी जाती है बड़ी इजीली होती है, उनको आप सिंपली देखते जाएं। बस इतना ध्यान रखें कि डीआई में कभी कभी एक डीआई पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी एक डीआई पर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10+2 में जो 17 मार्च का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो पीछे एग्जाम हुआ था, उसमें एक एक क्वेश्चन की डीआई इस तरह पूछी गई है। ध्यान में दिए गए बार ग्राफ में ABCDEF में गैर विद्युतीकृत गांव में प्रतिशत को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। आपको बताना है ग्राफ को आप पढ़ें और ग्राफ को पढ़ने के बाद आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करें। ठीक है, ग्राफ हमने देख लिया कि भैया ये आपको स्टेट दे रखे हैं, ये स्टेट दे रखे हैं ABCD, और उसके बाद ये परसेंटेज दे रखा है 10, 20, 30 ऐसे करते हुए। ये 10 है यहाँ पर, ये आपका 60 है, ये आपका 20 है, ये आपका 40 है, ठीक है, इसी तरह ये 30 है और ये आपका 50। अब आपको प्रॉपर दिख रहा हो। ठीक, अगर आप प्रॉपर यहां देख रहे हैं तो आपसे कहा गया कि बताओ कि क्वेश्चन है हाउ मैनी, कितने राज्य हैं अधिकतम 30% या उससे कम गैर विद्युतीकृत गांवों की संख्या बताओ। आपसे कहा गया कितने राज्यों में अधिकतम 30% या उससे कम गैर विद्युतीकृत गांव है, ये आपका क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, अगर सिंपली देख रहे हो तो आपके सामने 30% या उससे कम, तो 30% में एक है, ये खुद
उससे कम में एक ये है और उससे कम में एक ये है। तो ये परसेंटेज ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे रखा था, अगर आप देखो तो परसेंटेज ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ ये खुद गांव प्रत्येक स्टेट में, ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट, डी स्टेट, ई स्टेट और एफ स्टेट में सभी में गांवों का परसेंटेज दिया गया। तो यहाँ देखा जाए तो 30, 20, 10 के अकॉर्डिंग इस यहाँ पर 30 या 20 या 10, तो यही 3 गांव तो है जिनमें 30 या उससे कम के गैर विद्युतीकृत गांवों की संख्या बताई गई। तो आंसर होगा आपका 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें क्वेश्चन का डेटा सिंप्लीफाई हो पा रहा है। शायद आप एग्री होंगे इस बात से, आप समझ गए होंगे पूरी बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें 4:5 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए। बड़ी सरल सी बात है, आपसे कह रहा है 4:5 के दो एक रेशियो है जिसमें कितना जोड़ा जाए कि जो रिजल्ट है वो आपका 2:3 बन जाए। मतलब अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो एक रास्ता तो ये कि आप सिंपली चले जाओ कि भैया 4/7 हमने माना प्रत्येक पद में हमने x जोड़ा, हमने माना कि प्रत्येक पद में हमने कितना जोड़ा, x जोड़ा। अगर प्रत्येक पद में x जोड़ा तो रिजल्ट हो गया 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो आपका 12 + 3x बराबर 14 + 2x। ध्यान दिया है तो x बराबर कितना आ गया 2। पहला तो ये रास्ता कि आप जनरल चले गए, या फिर आप सीधे ऑप्शन से भी जा सकते हो, y ऑप्शन। भाई हमारे पास 4:7 था, जब इसमें 3 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो क्वालिफाई नहीं करेगा। एक जोड़ोगे तो भी नहीं होगा। जब आप 2 जोड़ोगे, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, जब जोड़ा तो ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 9, तो अपने आप रिजल्ट आ जाएगा 2:3। तो दिस इज योर आंसर, 2:3 बन जाएगा। तो जो जोड़ा गया टर्म है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। दैट्स ऑल। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? मुझे नहीं लगता कि इस बात में यहां तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec स्क्वायर x - 3 sec x + 2 बराबर 0। तो कह रहा है x का मान बताओ। जब भी आप एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन हो जिसमें x का मान डिग्री में अगर हमें पूछा गया है तो सरल रास्ता ये कि आप x की वैल्यू ऑप्शन से पुटअप कर लें, तो आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। जैसे अगर sec स्क्वायर x को, sec x को एग्जैक्टली अगर हम sec x को मान लेते हैं a मान लें, तो आपका सिचुएशन हो जाएगी a² - 3a + 2 बराबर 0। हमारे पास सिचुएशन हो जाएगी a² - 3a + 2 बराबर 0। ठीक, यहां पर देखा जाए तो a² - 2a - a + 2 दैट्स इक्वल टू 0। यहां से a कॉमन ले लें तो आपके सामने आ जाएगा a - 2, -1 कॉमन ले लें, a - 2 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। a - 2 कॉमन ले लें तो आपके सामने a - 1 बराबर 0। अब यहां इसको अगर लेके चले जनरली तो a - 2 बराबर 0 या फिर a - 1 बराबर 0, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहां पर a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब a इक्वल टू 1 अगर लेते हैं तो इसका मतलब ये हमारी sec x की वैल्यू है और x बराबर उस समय 0 आ रहा होगा। और अगर इसको लेते हैं sec x में कि ये sec x की वैल्यू है, तो उस समय x का जो मान आ रहा होगा वो आपका 60 डिग्री आ रहा होगा, क्योंकि sec 60 की वैल्यू 2 होती है। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की कि क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि x का जो मान है वो 0 से बड़ा 90 छोटा है। अगर x का मान 0 से बड़ा है और 90 छोटा है तो ये वाली वैल्यू हम ले नहीं सकते। तो हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा, तो x की वैल्यू 60 डिग्री होगी। सलाह ये है कि इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना चाहिए। जब आप x का मान उठा के 60 रखोगे तो आप पाओगे कि y ऑप्शन अगर हम इस क्वेश्चन को कर रहे होते, बाई ऑप्शन अगर हम इस क्वेश्चन को कर रहे होते तो ऐसी कंडीशन हमारे पास आता कि भैया 60 डिग्री रखा तो sec स्क्वायर 60 - 3 sec 60 + 2 आपके सामने ये सिचुएशन बन रही होती। अगर ये सिचुएशन आपके सामने बन रही होती तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चलते कि भैया देखो ये आपका हो जाता 4, क्योंकि sec 60 की वैल्यू 2 होती। ठीक, अब यहां पर -3 × 2 और +2, तो रिजल्ट कितना है, 0। क्वालिफाई कर रहा है क्योंकि इक्वल टू में 0 ही तो चाहता था, क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब इसका मान 60 होगा। तो एग्जाम में अगर आप क्वाड्रेटिक ना सॉल्व करना चाहें तो ज्यादा अच्छा है, बट मेरा हमेशा ये कहना रहा है कि आप ये प्रयास करिए कि आपको चीजें समझ में आए। सॉल्व आप किसी भी तरीके से करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक, तो सॉल्व किया तो आपके सामने ये आया, तो इसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। cosec थीटा + cot थीटा दैट्स इक्वल टू 2। cosec थीटा + cot थीटा दैट्स इक्वल टू 2 दिया गया है, sin थीटा का मान बताना। देखिए ध्यान से, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप देखें तो cosec थीटा + cot थीटा दैट्स इक्वल टू 2। ठीक, आपसे कहा गया sin थीटा का मान बताओ।
वो बात की बात है। जरा ध्यान दीजिए कि अगर इसकी जगह p दिया जाए तो ऐसे हम क्योंकि जानते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ड्रॉप करके छोड़ दीजिए, हम क्योंकि जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, अगर ये होता है तो यहां पर अगर हम कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा करते हैं तो भी रिजल्ट 1 ही आएगा। अब प्लस वाली वैल्यू हमें मान लो p दे रखी है, तो जब हम इसको यहां पुटअप कर देंगे तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दैट्स इक्वल टू आ जाएगा 1/p। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको प्लस वाला दिया होगा तो माइनस वाला 1/p आएगा, जब माइनस वाला दिया होगा तो प्लस वाला 1/p आएगा। एग्री है? अगर इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं तो इन दैट कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दें या हम फर्स्ट प्लस सेकंड कर दें, जोड़ दें तो कॉट कॉट कट जाएगा। आपके सामने आएगा 2 कॉसेक थीटा बराबर p प्लस 1/p, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर आपके सामने आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/2p। ये आप अपनी मेमोरी में रखिएगा, कम से कम इतना रखें ताकि इससे संबंधित जब कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सके। तो जैसे आपको ये p मिला तो आपने कहा कॉसेक थीटा बराबर p स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2, तो आपके सामने आया 5/4। तो आपके सामने निकल के कितना आया 5/4। अगर आपके सामने 5/4 सिंपली आ गया, आपसे पूछा गया तो साइन, तो इसका रिवर्स कर दें तो साइन निकल आएगा। सो इसका रेसिप्रोकल साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। ठीक, तो आंसर हो गया डी नंबर। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन किया जा सकता है। मान लीजिए आप एग्जाम में आप ऑप्शन से करना चाहें तो हर ऑप्शन को लेकर एक ट्रायंगल बनाना होगा, तब कहीं जाकर ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ पाएगा। तो इन कंपैरिजन आपको इसको इस तरह करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर आपको लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 20। आगे कहा गया कि a प्लस बी बराबर 5। कहा गया a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू बताए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आए तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो ऐसा सोचिए कि कुछ भी होकर के, कुछ भी करके आप a और b की वैल्यू सोच पाए। अगर सोच पाए तो दी बेस्ट है, नहीं सोच पाए तो कोई बात नहीं। जैसे यहां पर अगर आप वैल्यू सोचना शुरू करें तो शायद आप हिट एंड ट्रायल से नहीं पहुंच पाएंगे कि इसका रिजल्ट मान क्या होगा। इसलिए यहां पर जरूरी होगा कि आप इस क्वेश्चन को सोचते समय एक्चुअल तरीके पर ही जाना पड़ेगा। जैसे इसका स्क्वायर कर दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, समझ पा रहे होंगे, बराबर 25। अगर हम इसके बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो इस तरफ a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, जो कि आप समझ ही पा रहे होंगे। यहां पर देखें तो आपके सामने इक्वल्स 25 आया। तो अगर आपके सामने 25 है, सॉरी इससे कोई फायदा मिलेगा नहीं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि हम a स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ना a स्क्वायर b स्क्वायर है और ना ही कुछ है, तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, हमें ab का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं। अगर हम इसका क्यूब करें तो स्क्वायर किया स्क्वायर करके नहीं मिलेगा। अगर हम इसका क्यूब करें तो हमारे सामने आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b बराबर 5 का क्यूब दैट इज 125। अगर आप यहां तक पहुंचे और आप 125 ले आए तो अब देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू यहां पुटअप कर दीजिए, दिस इज 20, और ab की वैल्यू यहां पुटअप कर दीजिए। तो आप कुल मिलाकर ये पाए कि 20 प्लस 3 इंटू ab इंटू 5 बराबर 125। ये उधर चला जाएगा तो आपके सामने आ जाएगा 3 इंटू ab इंटू 5 दैट्स इक्वल टू 105। ab बराबर 7, तो ab का मान 7 है। जैसे ab का मान 7 है हमारी चीजें थोड़ी आसान होने लगेंगी। हमें ab का मान निकालने के बाद हम चीजों को और आसानी से हिट करने लगेंगे कि भैया ऐसा है कि हमें 1/4 प्लस b की पावर 4 निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे सामने आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b, जो हमने पहले किया था वो नहीं, पहले नहीं आप करना पड़ेगा। हमने स्क्वायर किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 25 आपके सामने आ जाएगा। अगर आपके सामने 25 आ जाएगा तो इस दैट कंडीशन हम ये पाएंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 7 दैट्स इक्वल टू 25। तो हम पाएंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 11। फिर से अगेन स्क्वायर कर दीजिए। अगर हम फिर से स्क्वायर कर दें तो a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2
a स्क्वायर बी स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 121, दैट्स इक्वल टू 121। एक पावर 4 प्लस बी पावर 4 तो हमें चाहिए था, वो तो हमें पता ही था, a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो, तो आपके सामने आया a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इंटू प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 121। आपने पाया a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस ये आपका हो जाएगा 98 और ये आपका 121, ये उधर जाएगा तो आपके सामने आ जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 23। ठीक, तो आंसर होगा डी 23। ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक सवाल था, इतने सरल सरल सवालों के बीच एक थोड़ा सा ठीक सवाल था, इसी को लेकर और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 9 व 10 फिर एक डीआई है। आपसे कहा निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। प्रश्न ये कि प्रतिटन मूल्य न्यूनतम किस वर्ष में था, किस वर्ष में जो मूल्य था वो न्यूनतम था, मिनिमम था, ये क्वेश्चन है। प्रति टन, अगर हमें पर टन रेट निकालना हो तो रेट के लिए आप सभी जानते हैं कि जब भी हमें रेट निकालना होता है तो मतलब होता है कि टोटल वैल्यू अपॉन क्वांटिटी। टोटल वैल्यू को क्वांटिटी से अगर डिवाइड किया जाए तो ऑटोमेटिकली रेट आता है। ठीक है, प्रति टन रेट आएगा। तो अगर हम देखें तो इस वाले 2005 में अगर हम देखें तो हमारे पास है 150 अपॉन 100, वैल्यू थी वो आपकी ये वाली थी व्हाइट वाली, और जो क्वांटिटी थी वो ब्लैक वाली थी। इसकी देखें तो ये आपका आएगा 150 बटे 76। इसकी देखें तो आपका आएगा कितना 330 अपॉन 150। ठीक है, इस वाले का देखें तो आपके सामने आएगा 400 टोटल वैल्यू अपॉन 160, और इस वाले का देखें तो आपके सामने आएगा 500 अपॉन 200। ये बेसिक सिस्टम है जिस तरह से हमको कंपेयर करें। अब हम इस तरह सोच तो पाए, हमने लिखा आपको समझाने के लिए, लेकिन इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद देखना होगा कि कौन सा सबसे छोटा है, क्योंकि मिनिमम की बात कर रहा है, किस वर्ष में मूल्य न्यूनतम था, ये हमसे पूछा गया। इसके लिए प्रॉपर डिवीजन जरूरी नहीं है, हो सकता है आप कुछ और तरीके से भी सिंपली सोच सकते हैं। जैसे हमें पता है कि इसके अंश बराबर है, लेकिन हर इसका बड़ा इसका छोटा है। अगर इसका हर छोटा है तो नेचुरल सी बात है ये इससे बड़ा होगा, तो ये खत्म हो गया, ये इससे मिनिमम हो गया, मतलब ये इससे छोटा हो गया। सही है। फिर देखो यहां पर अगर हम सिंपली देखें तो हमको समझ में आया कि डिवीजन जो है ये आपका 330 हो गया, ये समथिंग हो गया। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका 1.5 आ जाएगा, सीधे नजर आ रहा है, जबकि ये आपका 2 पॉइंट समथिंग है, तो खत्म हो गया, बेकार। 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो वैल्यू बेकार हो गया। यहां देखो ये भी आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, तो अगर सभी 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.5 एग्जैक्ट आएगा, तो सबसे छोटा तो ये निकला ना, नहीं आया। सबसे छोटा ये निकला। फ्रैक्शन के कंपैरिजन के डिफरेंट तरीके होते हैं, जरूरत के अकॉर्डिंग हम उन पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जैसी जरूरत उसके अकॉर्डिंग ये तो 1.5 ही होगा, तो आंसर हो गया 1.5, मतलब 2005 एक ऐसा ईयर था जिसमें रेट सबसे न्यूनतम था, वही आपका आंसर। यही आपसे पूछा गया था कि किस वर्ष में सबसे न्यूनतम रेट था, तो सबसे न्यूनतम रेट था 2005 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहा कि दी गई आकृति में जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को एल बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, काटती हैं, तो ए बी की लंबाई बताओ। बड़ी सरल सी बात है। हमें याद होगा कि सर्कल के थ्योरम्स पढ़ते समय हमने पढ़ा था कि जब दो सेगमेंट, दो छेदक रेखाएं वृत्त के बाहर कहीं काटती हैं, ये आपका पी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो हमने वहां पढ़ा था कि पी ए इंटू पी बी, प्रूवमेंट भी कराया जाता है जब आप क्लास में होते हैं, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। ये बात हम पहले जानते हैं कि पी ए इंटू पी बी जो होता है वो पी सी इंटू पी डी के बराबर होता है। अगर ऐसा होता है तो इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस थ्योरम का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हमारे सामने आ जाएगा एल डी इंटू एल सी बराबर एल ए इंटू एल बी। ठीक, ए बी जो निकालना है उससे बात करें। एल डी की वैल्यू टोटल देखा जाए तो 17 11 और 6 17, और एल सी की वैल्यू देखी जाए तो 6, एल ए की वैल्यू देखी जाए तो हमें पता नहीं है, निकालना ही मान लो। एल बी आपका 4 है, मतलब ये आपका 102 को डिवाइड बाई 4 दैट्स इक्वल टू एल ए। अगर एल ए को सॉल्व करें तो एल ए बराबर आ जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है, उसके बाद 4 5 जा 20, 25.5, 4 दुनिया 4 5 20, 4 5 20, 25.4, ये आपका एल ए आया। हमें एल ए नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था ए बी। तो अगर हमें ए बी चाहिए तो सिंपल सी बात समझ में आ रही कि अगर ए बी एक्स चाहिए तो हमें एल ए से 4 घटा देना चाहिए। तो एल ए आपकी 25.5 आई है, जैसा कि क्वेश्चन में सिंपली समझ में आ ही रहा है, उससे आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो दिस विल बी 21.5। दिस इज योर आंसर। आंसर नंबर ए आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है, बड़ा सिंपली क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, नोट करते जाइए, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि 8 वर्षों में और 10 वर्षों में साल ब्याज के अंतर 200 रुपए, अगर ब्याज दर 10%। अब देखो 10% ब्याज दर है, तो अगर हम प्रिंसिपल को सिंपली 100 मान लें, जैसे इन क्वेश्चन को किया जाता है, तो 2 साल में सिंपली 20 यूनिट का 20% का अंतर आएगा। भाई 8 साल में अगर आप 100 मानते भी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10% ब्याज दर से यहाँ 8 साल में 80 ब्याज मिलेगा, और यहां पर 10% ब्याज दर से ही 10 वर्ष में 100 ब्याज मिलेगा। ठीक, अगर आप सिंपली देखें तो यहां पर आपको सिंपली समझ में आया कि आपको 8 वर्ष में 80 यूनिट ब्याज मिलेगा और 10% ब्याज दर से ही आपको ब्याज मिलेगा। तो टोटल देखा जाए तो आपको जो ब्याज का अंतर दिखाई देगा वो आपको 20 दिखाई देगा, जबकि क्वेश्चन जो आपको अंतर दिखा रहा है वो 200 रुपए का दिखा रहा है, मतलब 1 बराबर 10 का केस है। अगर 1 बराबर 10 का केस है, आपसे अगर आप प्रिंसिपल बताओ तो आप सिंपली कहेंगे दिस विल बी 1000 रुपीज, तो ये आपका 1000 रुपए होगा। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई? क्लियर है? किसी तरह की कोई दिक्कत समस्या नहीं? तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, एक दुकानदार अपने सामानों पर क्रय मूल्य से 30 से अधिक अंकित करता है। मतलब अगर हम सीपी को 100 मानते हैं, क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, तो उसने उस पर 30% ज्यादा मार्क किया है, तो हम कह सकते हैं दैट इज 130। इसके बाद उसको डिस्काउंट देने का नंबर आ गया, उसने कहा हमने 35% डिस्काउंट भी दिया है। अगर हमने 35% डिस्काउंट दिया है, तो 35% डिस्काउंट देने पर इसका 35% डिस्काउंट निकालेंगे तो आपका आएगा 13 3 39, 45.5। ठीक है, तो 45.5 का जब डिस्काउंट हो जाएगा तो आपके सामने जो बचेगा दैट इज 84.5। ये आपका एसपी बचा। सोचिए 30 15 पॉइंट का ये आया आपके सामने। इसका मतलब जो आपका सीपी था वो आपका 100 था, तो जो एसपी था वो आपका 84.5 था। सीपी तो जो था वो आपका 100 था और जो एसपी था वो आपका 84.5 था। तो यहाँ देखा जाए तो हमें सिंपली दिख रहा है लॉस है, और लॉस जो है वो कितने का है? 15.5 का लॉस है, क्योंकि बेस अपने आप में पहले से ही 100 है। तो अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो आपको आ जाएगा 15.5% लॉस। तो आंसर होगा आपका डी नंबर। क्लियर? कोई दिक्कत समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, सोहन एक प्लाट को 15% की हानि पर इतने रुपए में बेच देता है। अगर 10 रुपए लाभ कमाना चाहे तो उसे इसको किस मूल्य में बेचना चाहिए? तो जो प्लॉट है उसकी कीमत को हम 100 मान लें। उसने किया क्या कि पहले वो 15% हानि पर बेच रहा था, 15% लॉस पर बेच रहा था, दिस इज 85। ये आपका 85 है। लेकिन उसने किया क्या, वो चाहता है कि जब मैं इसमें बेच रहा था तो ये आपको 255,000 मतलब 2,55,000 रुपए ये दे रखा है। मतलब सिंपली अगर देखें तो आपके सामने पता है 15% हानि पर बेचा तो 2,55,000 रुपए में बेचा था, ये आपको बताया गया। अगर ये आपको सिंपली बताया गया तो अब आपसे कहा गया कि वो 10% लाभ कमाना चाहता है। तो अगर वो 10% लाभ कमाना चाहता है तो हम सिंपली कहेंगे दिस मस्ट बी 110, वो आपको 110 होना चाहिए। अगर 110 होना चाहिए तो ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर ये आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्लाट को कितने मूल्य में बेचना चाहिए, तो ये अगर पूछा है तो हम जानते हैं कि जो पूछा जाए ऊपर बताया जाए नीचे इनटू वैल्यू और आपका आंसर। तो हमसे 110 पूछा गया है अपॉन 85 बताया गया है, इनटू वैल्यू कितनी 2,55,000। सॉल्व करें तो आपका 17×85 70 कट करिए, 17 एकम 17, 17×85 15,000। ठीक, 5 त्रिक 15, 11 त्रिक 33, 40। तो ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर सी। तो कोई खास समस्या नहीं है, सिंपली हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बस इन्हीं चीजों को अच्छे से डेडिकेटली तैयार रखिए, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा पर लंब खींचा जाता है। 5 सेंटीमीटर लंबा एक लंब खींचा जाता है, मतलब आपको बताया एक सर्कल है और उस सर्कल के सेंटर से जो आपकी कॉर्ड है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो सिंपल सी बात है, जब आपको याद होगा कि जब किसी सर्कल में केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, जब किसी सर्कल में केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब अगर आपका ये 24 है तो आपका 12 और 12 में डिवाइड हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो लंब की लंबाई है वो आपको 5 दे रखी है, आपसे ये पूछा गया तो आप सिंपली कहेंगे रेडियस 13 होगी। लेकिन क्या आपसे रेडियस पूछी गई थी? तो रेडियस आपसे नहीं पूछी गई, आपसे व्यास पूछा गया, तो व्यास आप अपने आप टिक कर पाएंगे, दैट विल बी 26 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जब दो संख्याओं के बीच का अंतर 43 है और उनका गुणनफल 50 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर मतलब a माइनस बी आपको 43 दे रखा है और उनका गुणनफल मतलब a इंटू बी 50 दे रखा है। ठीक, अंतर आपको 43 दे रखा है और जो योग है वो आपको गुणनफल जो है वो आपको 50 दे रखा है। वर्गों का योग मतलब अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आपसे कह रहा है स्क्वायर का सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके वर्गों का योग पूछा गया। अगर उनके वर्गों का योग पूछा गया, इस बात को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर हम सिंपली ध्यान दें तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग द नंबर्स, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट्स इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे 43 का स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं लास्ट 50 से 7 कम है, 7 7 49, ठीक, 25 से 7 घटाओ 18, तो ये आपका स्क्वायर आ गया। बाकी ट्रिक वगैरह आपको सिखाई गई बेसिक कंसेप्ट में, आप जानते हैं। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, ab की वैल्यू हम पहले से पता है, तो हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब आप इसको पुटअप करेंगे यहाँ तो आपका हो जाएगा -100 दैट्स इक्वल टू 1849। इसको उधर ले जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1949। दिस इज योर आप आंसर नंबर ए। क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या आप समझ पा रहे होंगे, आसानी से क्वेश्चन हो पा रहा है, इसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 नंबर, एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है। एवरेज की बेसिक सिस्टम से क्वेश्चन उठाया गया है। आपसे कह रहा है कि एक बल्लेबाज है जो 11वीं पारी 11th इनिंग में 77 रन बनाता है। कह रहा है उसका स्कोर जो पहले का था वो आपका 7 बढ़ जाता है। जो स्कोर पहले का था वो कितना बढ़ जाता है? 7 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या था? 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर अगर आपसे पूछा गया है तो इस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि 3 बढ़ जाता है। इसका मतलब पीछे की जितनी भी पारियां थी उनको 3 क्या कर दिया गया? शिफ्ट कर दिया गया। तो अगर ट्रिक मेथड से देखा जाए इसका मतलब ये होगा कि 77 से पीछे की 10 पारियों को 3 शिफ्ट कर दिया गया, मतलब 30 इससे चला गया। अगर 30 चला गया इसका मतलब बचा कितना? बचा आपका 47। इसका जो 47 बचा यही 11वीं पारी के पास है और यही आपका फाइनल एवरेज है 11वीं पारी के बाद का। इस तरह से आप इसको सिंपली कर सकते हैं कि भैया ऐसा जब 11वीं पारी आई, जब आपकी 11वीं पारी आई तो 11वीं पारी जब आई तो उसने वहां पर क्या किया? उसने वहां पर 77 रन बनाए, लेकिन पीछे वाले रनों में एवरेज बढ़ गया। मतलब जब ओवरऑल एवरेज निकाला गया तो पहले से एवरेज इंक्रीज हो गया। पहले से एवरेज इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जो नई पारी आई वो इतना रन बना कर लाई कि पिछले वाले का जो एवरेज था वो बढ़ गया, मतलब उनका पहले से वैल्यू कम था। तो बस इस बात को कंटिन्यू करके गए और हमारे पास सिंपली एक रिलेटिव एक आंसर आपको मिल गया। ठीक है, तो आंसर यह है। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो आप सिंपली ऐसा कर सकते हैं कि 10 पारियों का एवरेज x था, 11वीं पारी ने 77 बनाया जनरल, अपॉन जब 11 पारियों को वापस एवरेज निकाला गया तो 10 पारियों का एवरेज हम लेट कर सकते हैं, लेट 10 का एवरेज आपका x था, तो x अगर एवरेज था तो टोटल उनका 10x हो जाएगा। अच्छा, जो फाइनल एवरेज था वो पहले से 3 ज्यादा है। जब आप यहाँ x का मान निकालोगे, जैसे आप देख लो यहाँ पे, तो 10x प्लस 77 बराबर 11x प्लस 33। ठीक, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये x आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 33 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 44 आ जाएगा। ये 10 पारियों तक का एवरेज आ जाएगा, क्योंकि बाद का एवरेज 3 बढ़ गया है तो जो न्यू एवरेज है वो आपका 47 होगा। आप इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन करना आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को इस तरह चाहिए था कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन प्लान हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ट्रायंगल एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु एम है। एक ट्रायंगल एबीसी है और उस ट्रायंगल एबीसी में भुजा बीसी का जो मिड पॉइंट है वो एम है। आपसे ट्रायंगल एबीएम, आप जानते हैं कि जब किसी ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ की जाती है तो उस ट्रायंगल के एरिया को इक्वली डिवाइड करती है। आपको बताया गया था कि जब किसी ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ की जाती है तो मीडियन ट्रायंगल को इक्वल एरिया वाले 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है। अगर हम एबीएम की बात करें, तो जो ट्रायंगल एबीएम है उसका एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका एरिया कितना है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एबीसी का एरिया बताओ। तो अगर इस वाले ट्रायंगल का एरिया 18 है तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया भी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि माध्यिका तो बराबर बांटती है ना, माध्यिका क्या करती है? इक्वल बांटती है। तो अगर ये 18 है तो ये भी 18 होगा। तो सो ट्रायंगल एबीसी पे अगर बात की जाए तो दैट इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नहीं आई बात समझ? बात समझ आ गई होगी, क्लियरली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए बार ग्राफ में 1992 में ऋतु वर्षा के दौरान सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या को दर्शाया गया है।
कह रहे ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। आपको बताया कि ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना। तो सिंपली आप ध्यान दें तो आपका सिचुएशन ये कि ये अलग अलग वीक्स में उनकी संख्या दी रखी है। कह रहा ये बताओ कि इसका क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन है कौन से क्रमिक सप्ताह में मौतों की संख्या सबसे अधिक वृद्धि हुई, सबसे अधिक वृद्धि हुई। देखो जरा ध्यान से, अगर सबसे अधिक वृद्धि देखी जाए तो वृद्धि का मतलब होता है जो थी और जो हो गई। ये आपकी 142 लिखा हुआ है, मतलब 142 से सीधे 180 पहुंचा, फिर यहाँ से 145 से ये पहुंचा, 155 से ये पहुंचा, 100 यहाँ से एक्चुअली कम हुआ है, इसका फिर वृद्धि हुई। तो सबसे ज्यादा वृद्धि का परसेंटेज देखा जाए, कंपैरेटिव इंक्रीमेंट देखा जाए तो 145 से सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट देख रहा है, पर ये सबसे कम से सबसे ज्यादा, पर ये इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा ही आएगा, क्योंकि जब आप देखेंगे कि 180 हो गया कहां से, 142 था सबसे कम और हो गया सबसे ज्यादा, तो यही तो इंक्रीमेंट परसेंटेज में, इंक्रीमेंट कंसेप्ट से देखा जाए तो सबसे ज्यादा होगा। तो आपसे यही पूछा गया कि सबसे अधिक वृद्धि हुई, तो सबसे वृद्धि यही तो नजर आई थी। क्वांटिटी वाइज तो आई है और परसेंटेज वाइज हर तरीके से वृद्धि यही ज्यादा है। परसेंटेज निकालो तो इंटू 100 करोगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हो गया सबसे कम था, तो इसका परसेंटेज वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा। बाकी में भी कम डिफरेंस है, तो न्यूमेरिकली भी सबसे ज्यादा है और परसेंटेज वाइज भी सबसे ज्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 30 जून से 7 जुलाई, ये वाला क्या है, तो ये कैसे है, 30 जून से 7 जुलाई वाला जो वीक है उसमें ऐसा हुआ है कि सबसे ज्यादा वृद्धि नजर आई। क्लियर है बात, आप समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। बड़ा सरल सा सवाल है, एक्स और वाई जब एक साथ मिलते हैं तो काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। जब वाई अकेले करता है तो 40 दिन में पूरा करता है। एलसीएम ले लीजिए, ठीक, एलसीएम लेते हो 120, ये आपका वर्क हो गया, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन। ये आपका वर्क हो गया, तो कैपेसिटी कितनी 8, इसकी कैपेसिटी कितनी 3, ठीक। आप जानते हैं ये टाइम होता है, ये आपका वर्क हो गया, ये आपकी कैपेसिटी आ गई। तो कैपेसिटी आपको ये पता चलेगी, ये कैपेसिटी आपकी 8 है, कैपेसिटी आपकी 3 है। सिंपली देखा तो एक्स प्लस वाई की जो कैपेसिटी है वो 8 है और वाई की कैपेसिटी 3 है। मतलब हमें यहाँ सिंपली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो एक्स की कैपेसिटी है वो आपकी 5 है, एक्स प्लस वाई की 8 है, वाई की 3 है, और तो हम सिंपली समझाएं कि एक्स की जो कैपेसिटी है वो अपने आप कितनी 5। अगर पूरे काम को एक्स अकेले करेगा तो 5 से करेगा, अगर पूरे काम को x अकेले करेगा तो 5 से करेगा, तो अगर 5 से करेगा तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 24 दिन में कर लेगा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, आपसे कहा कि एक आदमी 20 किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है और 25 से लौटता है। अब एक काम करते हैं, सबसे बेहतर ये होगा कि हम ऐसी डिस्टेंस मान लें जो 20 और 25 दोनों से कट जाए। तो जब 20 से गया तो उसे टाइम कितना लगेगा 5 घंटे, जब 25 से वापस आएगा तो उसे टाइम कितना लगेगा 4 घंटे। मतलब अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, अगर हम एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो उसका बेसिक लॉजिक जो होता है वो आपका सिंपली होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो आपकी 100 जाना 100 आना तो 200 हो गया, और टोटल टाइम तो 4 घंटे यहां लगे, क्योंकि आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 25 चौको 100, डिस्टेंस 100 बचे 20 तो 5 घंटे। तो टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस 100 जाना 100 आना, और टाइम कितना 5 घंटे यहां लगा और 4 घंटे यहां, तो 9 घंटे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 होल 9 किलोमीटर पर आवर, इस तरह निकाल सकते हैं। या फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है जब इस तरह केस होता है, लेकिन डिस्टेंस इक्वल केस में ही होता है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। अगर आप इससे लगाना चाहते हैं इससे लगाइए, तो 2 इंटू 25 इंटू 20 अपॉन 25 प्लस 20 सॉल्व करेंगे, वही आएगा 22 होल 2/9 किलोमीटर पर आवर। सिंपली आप आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड में सबसे बेहतर ये होगा कि यहां पर आप अगर डिस्टेंस एज्यूम कर लेते तो शायद ज्यादा बेहतर होगा इन कंपैरिजन टू दिस सिचुएशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स प्लस वाई बराबर 4, एक्स वाई इक्वल टू 2। अगर एक्स प्लस वाई आपका 4 दिया है, एक्स वाई 2 दे रखा है, जरा यहां ध्यान दीजिए। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि जो पूछा गया उसको ध्यान देते हैं, यहाँ जेड भी होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन में प्रिंट आया था, यहाँ जेड होना चाहिए। ठीक, पहले जेड करके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा उसको देखना है। तो अगर देखें आप तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आपके सामने स्क्वायर करें तो आपका 2xy दैट्स इक्वल टू 16।
मतलब अगर इसकी वैल्यू 2 यहाँ पुटअप करें तो आपके सामने आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 रखा तो 8 हुआ, 4 हुआ, उधर गए 12 है। ठीक, इसी तरह से वाई जेड में चलते हैं। क्लियर है? ठीक है, 4 16 और 4 उधर माइनस हो गया। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे देखो अगर हम करें वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 YZ और इसका स्क्वायर किया तो 25 आएगा इक्वल में, और वाई जेड की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये आपके 6 उधर घट जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 19 आ जाएगा। फिर देखो आप जेड और एक्स में आ जाओ, यहाँ पुटअप करते हैं क्योंकि एक्चुअल वैल्यू दी गई, एक्चुअल डेटा चाहिए, 3 इक्वेशन वेरिएबल्स पर्याप्त है, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं कि आप वैल्यू एज्यूम कर लें, क्वेश्चन तो अलजेब्रा का जरूर है। ध्यान दें, तो आपके सामने स्क्वायर करेंगे तो आपके सामने आएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ZX दैट्स इक्वल टू 36। ठीक, ध्यान दें, तो इसकी वैल्यू आपने रखी 4 तो 8 हुआ, तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 28 आ गया। ठीक, हम सभी जानते हैं कि जो हमें जो चाहिए वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ। अगर हमें ये चाहिए तो इसकी कुल वैल्यू अगर देखें तो आपके सामने आ जाएगा 1/2, एक फॉर्मूला इसका हमने पढ़ाया था, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अनदर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। या इसकी जरूरत भी नहीं है, सीधे जो है ऐसे ना करें, सीधे फॉर्मूला रखें जो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अंदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, इसका सिंपली फॉर्मूला होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अंदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हम सब कुछ निकाल सकते हैं। देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, इसको इक्वेशन नंबर 2 माने, इसको इक्वेशन नंबर 3 माने। अगर हम फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड को जोड़े, अगर हम फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड को जोड़ें तो आपके सामने आएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर इक्वल्स टू 12, 19 और 28। तो 12 और 19 ये आपका होगा कितना 31, और 31 और 28 तो आपका हो जाएगा 59। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 59/2। ठीक, तो आपको ये पता चल गया जो आपको वहां जरूरत है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके सामने आएगा 29.5। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे, 12 और 19 तो आपका 31 हो गया और उसमें 28 जुड़ा तो आपका होगा 59। ठीक, इसी तरह से हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू और चाहिए क्योंकि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स हमारे पास पहले से है। तो अगर आप देखो, इसको इक्वेशन नंबर 4th माना जाए, ये जो दिया गया इसको इक्वेशन नंबर 5th माना जाए, और ये जो दिया गया इसको इक्वेशन नंबर 6 माना जाए। तो अगर हम 4th प्लस 5th प्लस 6th इक्वेशन को जोड़े तो हमारे साथ ये जुड़ेंगे एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स। तो जब जुड़ेगा तो आपके सामने आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, x प्लस वाई की वैल्यू 4 है, 4 5 9 और 9 6 15, तो ये आपको हो गया 15। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो आपके सामने आएगी वो आपकी हो जाएगी 7.5। अब आप देखो, इसके आगे कैलकुलेशन आप खुद करें, बेहतर है। आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पुटअप करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 7.5 है यहाँ पुटअप करेंगे, और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वो सब है वो वहां पुटअप कर देंगे। मतलब मैं थोड़ा पुटअप भी कर दूं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 7.5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड 29.5 माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी 2 माइनस वाई जेड की वैल्यू थी 3 माइनस जेड एक्स की वैल्यू थी 4। तो यहां से ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके सामने आएगा 7.5 इंटू ये आपका 3 2 5 4 9 9 घटेगा तो 20.5। ठीक, सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा 153.75 जो भी आ रहा हो तो आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कैलकुलेशन आप इसको कर लीजिए। पढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने लिखा हुआ संख्या किससे पूर्व डिविजिबल परफेक्टली डिविजिबल, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो 7 की पावर 81, इस तरह क्वेश्चन मैंने खूब कराए हैं क्लास में।
प्लस 7/83। अगर आप इससे 7/81 कॉमन ले लें तो आपके सामने बचता है यहाँ 1, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 49। क्लियर? अगर ऐसा है तो आप कर सकते हैं 7/81, इसको जोड़ें तो आपको कितना हो जाएगा 49 प्लस 8 57। 57 तो ऑप्शन में नहीं है तो 7 का फैक्टर इसको देते हैं तो 7/80 इंटू 7 7 7 49 बचा 4 7 35 4 39 39। तो ये आपका 399 इंटू 80 तो 399 का फैक्टर अवेलेबल है। मतलब 57 यहाँ से आया, इसके बाद चेक करना पड़ेगा किसका फैक्टर अवेलेबल है, उसी से डिविजिबिलिटी शो हो जाएगी और उसी से आपकी बात पूरी हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपका ये हो गया, आपका आंसर है 399। दैट्स ऑल, आपका आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि दिए गए बार ग्राफ में 1992 वर्षा ऋतु में दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों की संख्या को दर्शाया गया है। मतलब 1992 में जो दुर्घटनाएं हुई, उन दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की दर के अकॉर्डिंग उनकी संख्या को दर्शाया गया है। ठीक, आपसे कहा गया कि ध्यानपूर्वक प्रश्नों के उत्तर दें। सेम क्वेश्चन है तो अभी जस्ट उसी तरह से क्वेश्चन अभी आया था, बट अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें वही डेटा के साथ सेकंड क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन ये है कि कौन से 2 क्रमिक सप्ताह में बीच मौतों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट आई। सबसे अधिक अगर गिरावट देखी जाए तो सबसे ज्यादा गिरावट ये सबसे ज्यादा सबसे कम में आया था, ये वाला 7 जो 7 से 14 वाला था उसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई 7 से 14, आंसर नंबर बी। ठीक है, तो सिंपली उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप कर पाए इसको, क्योंकि अब देखिए सबसे ज्यादा से अब सबसे कम में यहाँ आए तो इसमें गिरावट आ रही है 7 से 14 वाले में। ठीक, बाकी सब में तो वृद्धि हो रही है, इसमें गिरावट आई भी है लेकिन उतनी गिरावट नहीं आई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज की क्लास का इस पेपर का जो 17 मार्च का हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं उसका लास्ट क्वेश्चन है। एक आयत का परिमाप दे रखा है तो इसका मतलब आपको दे रखा है 2l + b, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2l + b दैट्स इक्वल टू 50 दे रखा है। बस सिंपली कहें तो l + b बराबर आपके सामने 25 दे रखा है। ठीक, इसके बाद से कह रहा है कि उसकी क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो जब एरिया की बात करें तो आप जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया आपके सामने l × b होता है और उसकी चौड़ाई लंबाई मतलब लंबाई l हो गई। जैसा कह रहा है वैसा ले लेते हैं। का जो रेशियो दे रखा है दैट इज इक्वल टू 5:1। ठीक, क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस लैंग्वेज ही लैंग्वेज है। आप l से l एलिमिनेट हो जाएगा तो b इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया 5। जैसे b की वैल्यू 5 है यहाँ उठा के पुटअप कर दो तो l इक्वल्स टू आपके सामने कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, इतने इजी क्वेश्चन आने की प्रक्रिया नहीं रही है। ठीक है, तो ये आपका 17 मार्च का पेपर कंप्लीट हुआ जो कि बहुत इजी था। ऐसे सीक्वेंस में आगे के पेपर भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक, अच्छे से तैयार करते रहिए। ओके, गुड ऑल ऑफ यू।